1990 से ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडिया में लग्जरी होटल्स की डिमांड तेजी से बढ़ी। टाटा ग्रुप की ताज, मैरियट, आईटीसी और रेडिसन जैसे ब्रांड्स ने तेजी से नए नए होटल्स खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पहाड़ों पर लग्जूरियस होम स्टे बनाया, तो किसी ने पुराने फोर्ट्स को नए होटलों में तब्दील कर दिया। इन होटल चेन्स ने कस्टमर डिमांड्स को सही समय पे पकड़ा, जिस वजह से आज ताज, मैरियट, आईटीसी और हयात जैसे ब्रांड्स करीब 50% से ज्यादा मार्केट शेयर इंडियन होटल्स का होल्ड करते हैं। और इसी से जुड़ी इकोनॉमी ट्रैवल बुकिंग्स की भी है। पहले होटल बुकिंग्स ट्रैवल एजेंट्स और फोन कॉल के द्वारा होती थी, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद मेक माई ट्रिप और यात्रा.com जैसे कई सारे एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म आ गए, जिन्होंने बुकिंग को और ज्यादा इजी बना दिया। लेकिन इन लग्जरी सेगमेंट के बाद भी एक बड़ी पॉपुलेशन बजट ट्रैवलर्स की थी, जिनका एक्सपीरियंस हमेशा ही खराब रहता था, क्योंकि जब भी वो होटल में चेक इन करते थे उनको बेसिक स्टैंडर्ड मिलता ही नहीं था, ना ही क्लीन बेडशीट और ना ही बाथरूम। इसके साथ ही रूम सर्विस और सिक्योरिटी की भी कोई जगह इंडियन होटल्स में नहीं होती थी, और कस्टमर्स को इंडिया में बजट ट्रैवल बुकिंग करना एक बड़ा टास्क हो जाता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 17 साल की उम्र में आते हैं रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओरेवल स्टेज नाम के प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया, जिसमें वो शुरुआत में लोगों के खाली घरों को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया करते थे। और यहाँ रितेश अग्रवाल ने होटल इंडस्ट्री की दो बड़ी प्रॉब्लम्स को करीब से समझा। पहली प्रॉब्लम थी कि इंडिया में होटल्स की कोई कमी नहीं थी, बट होटल ओनर्स को बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कोई आइडिया ही नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम होटल ओनर्स की थी, क्योंकि तेजी से चीजें ऑनलाइन हो रही थी और उनको ऑनलाइन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो अपने होटल पे नए कस्टमर लेके आ ही नहीं पाते थे। और इसीलिए रितेश अग्रवाल ने सोचा कि एक मेक माई ट्रिप, यात्रा या booking.com जैसा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि होटल्स की काया पलट करनी होगी, जिससे कस्टमर खुद ब खुद आने लगेंगे। और यहीं से 2013 में ओयो रूम की शुरुआत होती है। इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा फास्ट थी कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को लगने लगा कि वो 2023 तक दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। लग्जरी होटल्स जैसे कि ताज और मैरियट अपने ट्रेन्ड स्टाफ और सेल्फ ओन प्रॉपर्टीज के दम पर कस्टमर एक्सपीरियंस इंश्योर करते थे, लेकिन छोटा प्रॉपर्टी ओनर इन स्टैंडर्ड्स को समझ ही नहीं पाता था, जिस वजह से कस्टमर एक बार खराब एक्सपीरियंस के बाद दोबारा उस होटल में कभी नहीं आता था। और इसीलिए ओयो ने कस्टमर्स की प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया, जहां उन्होंने देखा कि कस्टमर बुकिंग करते समय 3 चीजें डिमांड करता है। सबसे पहला ऑन रोड लोकेशन, दूसरा होटल सर्विस और तीसरा बजट में प्राइसिंग। इसीलिए ओयो ने फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने छोटे होटल्स के साथ टाई अप करना शुरू किया, जहां ओयो होटल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट से बेसिक चीजें ऐड करना शुरू किया, जैसे कि रूम में फर्नीचर, एसी और टीवी। इसी के साथ ही फ्री वाईफाई के लिए उन्होंने भारतीय एयरटेल से भी टाई अप किया, और साथ ही कस्टमर के लिए क्लीन बाथरूम और बेड भी इंश्योर किया, ताकि जब कस्टमर एक बार होटल में आए तो उसको बेसिक चीजें मिल सके। और होटल स्टाफ को हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर डिलाइट की ट्रेनिंग दी गई। इसके बदले में ओयो ने खुद की ब्रांडिंग होटल्स के ऊपर कर दिया, और ब्रांडिंग में रेड कलर ने ओयो को जल्द ही टॉक ऑफ द टाउन भी बना दिया। और होटल्स को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरह से जोड़ दिया कि उनका पूरा बुकिंग प्रोसेस ही इजी हो गया। लेकिन ओयो ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई। उन्होंने कस्टमर्स की एक एक प्रॉब्लम को बहुत ही करीब से समझा। जैसे कि कभी कभी होटल्स में रूम खाली भी होते थे, लेकिन होटल स्टाफ बिना चेक किए ही बोल देता था कि रूम खाली नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओयो ने IoT डिवाइस यूज किया और रूम की कार्ड को उससे कनेक्ट कर दिया, जिसे सिर्फ वेरीफाइड कस्टमर ही खोल सकता था, जिस वजह से ओयो को रियल टाइम में किस होटल में कितना रूम अवेलेबल है ये पता चलने लगा। और फिर भी अगर कस्टमर कोई इशू फेस करता था तो ओयो ने रिव्यू और रेटिंग का सेक्शन ऐड कर दिया, जहां पे कस्टमर की प्रॉब्लम आते ही उन्होंने तुरंत होटल में रिजॉल्व करना शुरू किया। ये होटल ओनर्स के लिए भी एक विन विन सिचुएशन था, क्योंकि पहले होटल्स में करीब 25% ऑक्यूपेंसी होती थी, लेकिन ओयो से टाई अप के बाद वो बढ़ के 65% तक पहुंचने लगी। इसीलिए होटल ओनर्स की भी होड़ सी लग गई ओयो से जुड़ने के लिए। अपने परफेक्ट बिजनेस मॉडल के दम पर ओयो ने 2 साल में ही 60,000 से ज्यादा रूम बुकिंग कर दी, जिस वजह से उनके पास इन्वेस्टर्स की लाइन भी लग गई। सिकोया कैपिटल और सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनीज ने ओयो में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और जहां एक तरफ होटल्स की रिनोवेशन में इन्वेस्ट करके ओयो अपने लॉसेस बढ़ा रहा था, वहीं उनके रेवेन्यूज भी सरप्राइजिंग रिजल्ट दे रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 2015 में ओयो का रेवेन्यू जहां 17 करोड़ था, वो अगले साल 7 गुना बढ़ के 125 करोड़ हो गया, और फिर वो 2017 में 416 करोड़ पे पहुंच गया। और सिर्फ 4 साल पुरानी ओयो ने 2017 में ताज, मैरियट और आईटीसी होटल्स को नंबर ऑफ होटल्स में पीछे कर दिया था। और साल 2018 में सबको चौंकाते हुए ओयो ने $1 बिलियन रेज किया, जिसके बाद उनकी वैल्यूएशन $5 बिलियन पे पहुंच गई। इंडिया में सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करने के बाद ओयो ने इंडिया के नियर बाई मार्केट टटोलने शुरू कर दिए, जिसमें नेपाल, मलेशिया और चाइना जैसे मार्केट थे।
चाइना एशिया के सबसे बड़े टूरिज्म मार्केट में से एक था। 2017 में ही आप देखेंगे तो चाइना ने करीब $850 बिलियन टूरिज्म से कमाया है और चाइना का मेजर टूरिज्म डोमेस्टिक ही है। इसीलिए ओयो ने लोकल स्ट्रेटेजी यूज किया वहां पे। ओयो ने स्टाफ से लेकर लुक और फील सब कुछ चाइनीज कल्चर के अकॉर्डिंग ही अपने ब्रांड का बनाया। और ओयो ने इंडिया जैसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल यूज करते हुए चाइनीज होटल को लीज करके उसे रिनोवेट करना शुरू किया और फिर उसे चाइनीज एग्रीगेटर ऐप पे लिस्ट कर देते थे। इस चाइना के पूरे एक्सपेंशन के लिए ओयो ने करीब $600 मिलियन स्पेंड भी किया। ओयो कस्टमर्स की नीड फुलफिल कर रहा था, जैसे कि जनरली कपल्स को होटल फाइंड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ओयो ने इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया और कपल फ्रेंडली होटल्स बना दिए। लोगों को फ्री ब्रेकफास्ट पसंद था तो ओयो ने वो भी ऐड कर दिया और जल्द ही ओयो चाइना के बिगेस्ट होटल चेन्स में शामिल हो गया। अब चाइना में बूस्ट के बाद ओयो ने यूएस में एंट्री की सोची और यूएस का होटल मार्केट बाकी किसी मार्केट से बिल्कुल अलग है। आइए समझाते हैं। 2007 से अब तक अगर हम यूएस में होटल्स की डिमांड समझेंगे तो लग्जरी और अपर सेगमेंट में सेम डिमांड रही है 3% और 17% की। अपर और मिड स्केल सेगमेंट में ग्रोथ हुई है और मिड स्केल और इकोनॉमी होटल्स में फॉल आया है। मतलब लोगों का बाइंग पैटर्न बदला है। लोग अब सस्ते होटल छोड़ के महंगे होटल्स खरीदना शुरू कर रहे हैं। अब यूएस जैसे मार्केट में कंपटीशन इंटेंस है। यहाँ आप देखो तो लग्जरी और अपर स्केल सेगमेंट हाईली सैचुरेटेड है, जहां मैरियट, हिल्टन और हयात जैसे होटल्स ने करीब 90% मार्केट शेयर होल्ड कर रखा है अमेरिका में। लेकिन इकोनॉमी और मिड स्केल सेगमेंट में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ 50% से ज्यादा मार्केट छोटी कंपनियों के पास है और इसी में नई अपॉर्चुनिटी भी है। व्यांधाम और चॉइस जैसे होटल ब्रांड इकोनॉमी और मिड स्केल में यूएस में पूरी तरह लीड करते हैं और इसी जगह ओयो को भी अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। ओयो ने 2019 में यूएस के मार्केट में एंटर किया और कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने 100 से ज्यादा होटल्स यूएस के 21 स्टेट्स में खोल दिए। ओयो अपनी इकोनॉमी मॉडल लेकर दुनिया के हर कोने में जा रहा था जहां पे भी अपॉर्चुनिटी हो और इसी के साथ उन्होंने 2019 के मई में यूरोप के मार्केट में भी एंटर किया, जहां उन्होंने लेजर ग्रुप को करीब 360 मिलियन यूरो में एक्वायर किया, जिससे ओयो के रातों रात 3000 से ज्यादा होटल रेंटल्स रूम हो गए यूरोप के अंदर। ओयो का इंटरनेशनल एक्सपेंशन उनके बिजनेस में सबसे बड़ा माइलस्टोन की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर 2019 से अब तक हम ओयो का टोटल रेवेन्यू देखें तो उसमें 70% से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट से आया हुआ रेवेन्यू है। ओयो मार्केट में एकदम फिट प्रोडक्ट था, इसलिए इन्वेस्टर्स की तो लाइन लगनी ही थी और ओयो ने 2019 में ही $10 बिलियन की वैल्यूएशन भी अचीव कर ली। और जब इतना रैपिड एक्सपेंशन होगा तो ग्राउंड लेवल पे चीजें मैनेज करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। यही चीज हमें ओयो के साथ भी दिखाई दिया। ओयो अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर मतलब होटल ओनर से रिलेशन अच्छा मेंटेन ही नहीं कर पाया और खुल के प्रॉब्लम 2019 तक सामने आने लगी। ओयो ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होटल पार्टनर से हिडन चार्जेस ऐड करना शुरू कर दिया। होटल पार्टनर्स को पेमेंट मिलने में डिले होने लगा, यहाँ तक कि 200 से ज्यादा होटल्स ने ओयो के साथ पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया डिस्प्यूट की वजह से। और दूसरी तरफ कस्टमर से भी एक्स्ट्रा चार्जेस और लास्ट मिनट बुकिंग की वजह से ओयो का बिजनेस मॉडल पूरी तरह वर्स्ट होता जा रहा था। और इन सबसे ओयो निपट पाती उससे पहले कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री पे ही पड़ा। ओयो का रेवेन्यू अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 के बीच में देखें तो वो कोविड की वजह से 70% से ज्यादा गिरा। कोविड के दौरान अकेले यूएस में करीब 40,000 नौकरियां हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गई थी और ओयो का मैक्सिमम रेवेन्यू ही फॉरेन मार्केट से आता है, जिस वजह से इसका सीधा असर ओयो के रेवेन्यू पे पड़ा। मार्च और अप्रैल 2020 के बीच में ओयो का ग्रॉस मार्जिन 66% गिरा और ईयर का एंड होते होते ओयो का रेवेन्यू करीब 70% गिर गया और इनके एक्सपेंसेस 160% बढ़ गए। इस सडन प्रॉब्लम से बचने के लिए ओयो ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू किया। कोविड के शुरुआत में ही इंडिया और चाइना में ओयो ने करीब 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया और होटल्स के साथ भी रेवेन्यू गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ओयो ने तोड़ना शुरू किया। साल भर पहले ही ओयो जहां रैपिड एक्सपेंशन के मूड में थी, वो अब सिर्फ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, चाइना और यूएस के बीच में ही अपने आप को सिकोड़ लिया। कोविड के पहले ओयो जहां 13,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रही थी, आज वो उसके आसपास भी कहीं नहीं टिकती है। हालांकि होटल इंडस्ट्री आज पटरी पे आने लगी है, जिसमें होटल्स के ऑक्यूपेंसी रेट करीब 66% पहुंच गए हैं, जो कि आज अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और ओयो के जैसे ही बजट होटल्स जैसे कि फैब होटल्स और ट्रिबो, इन दोनों ने भी पिछले 2 साल में काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। फैब होटल की शुरुआत 2014 में हुई थी। आज इनके पूरे इंडिया में 900 से ज्यादा होटल्स हैं। फैब होटल के फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू में करीब 47% का इंक्रीमेंट आया। वहीं ये ब्रेक इवन पे भी पहुंच गए हैं। वहीं बैंगलोर की बजट होटल चेन ट्रिबो, जिसके 600 से ज्यादा होटल्स हैं आज, इनके भी रेवेन्यू में करीब 2.4% का इंक्रीमेंट देखा गया और इनके लॉसेस 21 करोड़ से घट के 3 करोड़ पे आ गए हैं।
पर सवाल उठता है कि ओयो इनके जैसा कुछ क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है। एक्चुअली कोविड के बाद ही ओयो ने समझ लिया था कि उनके साथ एक बड़ा बैगेज है होटल्स का। होटल्स के साथ टाई अप करना और उनके साथ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में उनका मेजर एक्सपेंस चला जाता है। इसके अपोजिट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा और booking.com सिर्फ कस्टमर और होटल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं और बीच का कमीशन ले लेते हैं। मेक माई ट्रिप का फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू करीब $782 मिलियन था और कंपनी ने $216 मिलियन का प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं ईज माई ट्रिप का भी रेवेन्यू 481 करोड़ रुपए रहा। इन एग्रीगेटर्स का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है क्योंकि इनको होटल्स के मेंटेनेंस और स्टैंडर्डाइजेशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और सिर्फ ये कस्टमर्स और होटल को कनेक्ट करके उनका बीच का कमीशन खाते हैं। और इसी को देखते हुए ओयो ने अपने बिजनेस मॉडल में एक मेजर शिफ्ट किया। सबसे पहले ओयो ने अपने नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस रोक दिए, साथ ही नॉट परफॉर्मिंग होटल्स को तुरंत साथ से हटा दिया। 1 अप्रैल 2022 को होटल बिल्डिंग्स की टोटल वैल्यू 23,000 करोड़ थी, जिसको ओयो ने लीज टर्मिनेट करके करीब 22,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हटा दी और ओयो एसेट लाइट मॉडल पे पूरी तरह आ गया। मार्च 2024 तक होटल लीज वैल्यू सिर्फ 1462 करोड़ की रह गई है। इसका मतलब ओयो के ऊपर जितने होटल्स का बैगेज था वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया। ओयो ने जो दूसरा स्टेप लिया, इसमें इन्होंने कई राउंड्स में ले ऑफ किए और ओयो के कई सारे इन्होंने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी बंद करके इंडिया से ऑपरेट करना शुरू किया, जिस वजह से ओयो के जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस थे वो 44% से घट के 14% पे आ चुके हैं। और फर्दर ग्रोथ के लिए ओयो ने 2024 में एक और हार्ड स्टेप लेते हुए करीब $175 मिलियन रेज किया, जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन से घट के $2.4 बिलियन आ गई। ये कंपनी के फर्दर ग्रोथ के लिए जरूरी थी क्योंकि कंपनी रहेगी तो ही वैल्यूएशन रहेगी। ओयो को समझ में आ गया कि कंसिस्टेंटली क्वालिटी मेंटेन करना एक काफी बड़ा चैलेंज है। कम प्राइस में हजारों होटल्स में स्टैंडर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस देना एक महंगा काम है क्योंकि एक होटल ऑपरेटर को फिक्स कॉस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी ऑक्यूपेंसी 0 ही क्यों ना हो। इस रियलिटी को समझते हुए ओयो ने एक स्मार्ट मूव लिया। ऑपरेशन होटल पर पूरी तरह छोड़ दिया और खुद को सिर्फ टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग तक सीमित कर लिया। साथ ही ओयो सिर्फ अब बुकिंग पर कमीशन कमा रहा है, वैसे ही जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा और booking.com इंटरनेट की शुरुआत होने के साथ से ही करते आ रहे हैं। इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की वजह से ओयो ने इस साल छोटा सा प्रॉफिट शो किया है, जो कि ओयो के आईपीओ के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन ये देखना भी बाकी है कि ओयो इस मार्केट में सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि जो सर्विसेज ये अभी दे रहा है वो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। ऑलरेडी मेक माई ट्रिप इस एग्रीगेटर मार्केट को लीड कर रहा है। अपने करंट बिजनेस मॉडल के साथ ओयो अब आज की डेट में अपने 13,000 करोड़ के रेवेन्यू को टच शायद ना कर सके। आज ओयो के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने एक यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था, जहां सिर्फ वो एक एग्रीगेटर नहीं थे, वो एक स्टैंडर्ड होटल की वैल्यू बना रहे थे, जहां पे अगर किसी को बजट में होटल बुक करना है तो वो ओयो रूम बुक किया करते थे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे उनको एसी, टीवी और साफ सफाई तो मिल ही जाएगी। अब एक ये यूनिक प्रपोजिशन जो ओयो के साथ था, जिसने ओयो को 3 से 4 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बना दिया, वो सब कुछ आज एडवांटेज ओयो से खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से बाकी ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, वैसे ही ओयो आज बन के रह गया है, जिसमें ओयो की कोशिश है कि वो एक लास्ट बेनिफिट मार्केट से ले ले। ओयो की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपना आईपीओ इसी साल लेके आए और उन्होंने प्रेजेंट ईयर में करीब 150 करोड़ का प्रॉफिट भी शो किया है, जिस वजह से वो हाई वैल्यू में अपना आईपीओ मार्केट में लेके आना चाहते हैं और मार्केट के एक एडवांटेज का फायदा उठा लेना चाहते हैं। दोस्तों, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा कि ओयो का ये जो नया बिजनेस मॉडल है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं। हालांकि 2017 में ओयो ने सेम ऐसे ही बिजनेस मॉडल चेंज किया था, जब वो एग्रीगेटर से फ्रेंचाइजी पे आए थे। तब उन्होंने बोला था कि हम कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ रहे हैं, और आज भी ओयो यही कह रहा है कि हम कॉस्ट कटिंग करने के लिए फ्रेंचाइजी से वापस एग्रीगेटर पे जा रहे हैं। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।